Okay, I hope you all understand the concepts of universal sets and Venn diagrams by using the previous class, which was actually a brief class, a short class. तो उस क्लास में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट्स और वेन डायग्राम्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। वो इसलिए जो वो शॉर्ट क्लास था, वो उस शॉर्ट लेक्चर को करने का मेरा यही मोटिव था कि जो सेट थ्योरी 2 था ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर गए होंगे यूनिवर्सल सेट्स के कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, वो बिलोंगिंग और इंक्लूजन की जो मैंने बात करी थी, बिलोंगिंग और सबसेट्स की, उस कारण से, तो उन्हीं कारण को दूर करने के लिए मैंने जो पिछला जो ब्रीफ लेक्चर था वेन डायग्राम्स और यूनिवर्सल सेट्स का, वो मैंने किया था। तो आई होप आप में से जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखिए उसको। वो काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है कि किस तरह से यूनिवर्सल सेट्स के कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है और किस तरह से वेन डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। चलिए, अब सेट थ्योरी 2 में हमने यूनियन ऑफ सेट्स तक कर लिया था। आज हम लोग इंटरसेक्शन से आगे करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन से लेके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स, और आज प्रोबेबली सेट थ्योरी को ख़त्म कर देंगे। कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं है। हालांकि मैंने कहा है कि सेट थ्योरी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जेईई एडवांस के सिलेबस में हैं बट उसमें नहीं है, जैसे कि पावर सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको कि बूलियन सम ऑफ टू सेट्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके किताब में शायद नहीं है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे और आज सब कुछ खत्म कर देंगे सेट थ्योरी का, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बट बिफोर दैट एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया है। वो भी इस कारण से क्योंकि वो इतना छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि एज अ टीचर मुझे लगता है कि आप सबको आता होगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी जस्ट मुझे ध्यान में आया कि नहीं, वो भी आपको बता देना चाहिए। वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट से मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ठीक है, A एक सेट है जिसमें ये सारे मेंबर्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे इन ब्रैकेट में A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज इक्वल टू 5। यही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये बिल्कुल छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमेशा अब यूज होगा। अब चलिए हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे आते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा सा यूनियन ऑफ सेट्स को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने सेट थ्योरी 2 में पढ़ा था। तो यूनियन ऑफ दो सेट्स A और B एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो A में भी हैं या फिर B में है, मतलब A में B में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ A and B or union of two sets, union of any two sets A and B is a set that includes all the elements of A and B. And नहीं लगा के हमें लगाना चाहिए that includes all the elements of A as well as B. ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है यूनियन ऑफ सेट्स को डिफाइन करने के लिए। तो मान लीजिए एक सेट हमारे पास B है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5। अब A यूनियन B क्या होता है? वो सारे एक ऐसा सेट, अभी जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स हों जो कि A में हो या B में हो। ठीक है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है, और याद रखिए 1 A में है B में भी है, तो ये नहीं कि 1 को 2 बार लिखना है आपको। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन नॉट बी रिपीटेड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेपिटेटिव नहीं होते हैं, एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है आपको। ठीक है ना? तो ये होता था यूनियन ऑफ सेट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर A और B के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। वेन डायग्राम से इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे।
ए बी। तो ये जो पूरा शेडेड पोर्शन था, ये पूरा, ये क्या है, ए यूनियन बी। और इसको मैथमेटिकली किस तरह से स्टेटमेंट वाइज लिखते थे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और मतलब यूनियन सेट के लैंग्वेज में यही होता था, यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसीलिए द यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट which include all the elements belongs to A और B। ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब चलिए इंटरसेक्शन पे हम लोग आते हैं वापस कि इंटरसेक्शन क्या होता है भाई। इसको रहने देते हैं, ये जरूरी हमें अभी इसका काम करना होगा। अब जब यूनियन की बात कर रहे थे तो उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले रहे थे, मतलब ऐसा है वो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, ये होता था यूनियन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी। वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हों, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, वो उस सेट में इंक्लूड हो, बिलोंग करें। मतलब ए और बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे, इस तरह से इंटरसेक्शन का सिंबल होता है यूनियन का, यू ऊपर की तरफ। तो कॉमन एलिमेंट ए और बी में क्या क्या है, 1 है, और कौन सा है भाई, 3 है, और कौन सा है, और 5 है। यही तीनों कॉमन है, यही तीनों हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज 1, 3, 5। तो इन जनरल इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज x such that x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, इसको लिख लीजिए वर्बली कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इज ए सेट which includes all the common elements of A, all the common elements of both the sets। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये इसका वर्बल स्टेटमेंट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का। अगर वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ये अगर हमारा E एक यूनिवर्सल सेट है, और हाँ फ्रॉम नाउ ऑन यूनिवर्सल सेट्स को हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि U से जब रिप्रेजेंट करते हैं ना तो यूनियन और U से यूनिवर्सल सेट दोनों एक जैसा लगता है, दिखता भी है, इसीलिए E से यूनिवर्सल सेट को। E एक ऐसा सेट है, आपको ये बस याद रखना है, जब तक कि एक्सप्लिसिटली मैं आपको ना कहूँ डिफरेंशिएट करके, तो आपको यही याद रखना है कि E इज अ सेट and all the other sets are its subsets। Just remember this statement from now on, unless and until I'll tell you the difference explicitly। जब तक मैं ना कहूं कुछ, तब तक आपको यही चीज इस E के बारे में याद रखना है। चलिए, लाइट कट गई है तो थोड़ा सा लाइट डिम है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आई होप कैमरा बंद ना हो। चलिए, तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट। अब यहां पे मान लेते हैं कि एक हमारा सेट A है और एक हमारा सेट B है। A और B के कॉमन एलिमेंट्स कहाँ होंगे, यही होगा ना, यही इसी शेडेड पोर्शन में, इसीलिए ये हमारा है A इंटरसेक्शन B। This is how you can represent intersection of any two sets A and B via Venn diagram। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। कुछ ऑपरेशंस हैं इंटरसेक्शन में, उनको देख लेते पहले। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस आपको समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स इज अ सेट which includes as its elements all the elements of both the sets, and intersection of any two sets A and B is a set which includes as its elements all the common elements of both A and B. ठीक है, यही डिफरेंस है इंटरसेक्शन और यूनियन में। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अच्छा मान लीजिए कि दो सेट है ए और बी, और दोनों का इंटरसेक्शन आपका एक एम्प्टी सेट आ रहा है। एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो अगर ऐसा केस हो तो आपको लिखना है कि इफ द intersection of any two sets A and B is an empty, इसको नल सेट भी कहा जाता है या वॉइड सेट भी कहा जाता है, और नल सेट, देन A and B are said to be disjoint sets. ठीक है, if the intersection of any two sets A and B is an empty set, that means both A and B are called disjoint set. मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है A, E, I, O, U, और एक सेट B है जिसके अंदर है X, Y, Z। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? एम्प्टी आएगा, बिकॉज देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन A एंड B. So A intersection B is an empty set, and that is the reason why both A and B are called disjoint sets. चलिए, तो ये डिसजॉइंट सेट्स का डेफिनेशन है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन में। intersection of sets। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी कि कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये होल्ड करता है। क्लियर है, आप करके देख सकते हैं, वेन डायग्राम से यूज करके देख लीजिए, सेम चीज आएगा। ठीक है, मान लीजिए A इज इक्वल टू 1 2 4 है, B इज इक्वल टू 2 और A है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा आपका? A इंटरसेक्शन B आएगा 2, B इंटरसेक्शन A आएगा आपका 2। देख लीजिए, कोई फर्क नहीं, 2। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ भी इसको कहा जाता है, ये भी होल्ड करता है। इसको आप वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से प्रूफ करके देख सकते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वेन डायग्राम है, E आपका यूनिवर्सल सेट,
ये है ए, ये है बी और ये है सी, सी ए बी। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन है, और ए इंटरसेक्शन बी का आपको क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। देख लीजिए ये पोर्शन होगा, ये जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है यही होगा। अब यहां पे आते हैं इस जगह पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। डेफिनेटली ये पूरा ब्लू से जो शेडेड पोर्शन है वो बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी के बीच का कॉमन एलिमेंट्स। अब क्या करना है, ए के साथ इस बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन करना है। तो आप देख लीजिए यही शेडेड पोर्शन आएगा, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन देख लीजिए, यही से शेडेड पोर्शन आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आसानी से ये प्रूफ करके आपने दिखा दिया वेन डायग्राम से। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेन डायग्राम। नोटिस दिस, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ भाई ये तो एकदम होल्ड कर रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेन डायग्राम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी। मुझे बताइए कि ये क्या होगा। फाई मतलब एम्प्टी सेट है, तो ए का अगर किसी एम्प्टी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलना चाहिए। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है, दो सेट्स के बीच के इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हो उन एलिमेंट्स का एक कलेक्शन। अब एलिमेंट एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, और ए में कुछ भी हो सकता है ना, और ए के अंदर डेफिनेटली एक एम्प्टी सेट भी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी ही आएगा। भाई ए के अंदर अब दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, एम्प्टी ही है एक ऐसा कॉमन चीज, तो एम्प्टी आएगा, है ना। चलिए चौथा देख लेता हूं कि कितने सारे प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस हैं, कहीं भूल ना जाऊं कुछ भी, इसीलिए मैंने लिख के यहां पे रखा है। चलिए अब आपका है, अच्छा यूनिवर्सल सेट का एम्प्टी सेट के साथ करिए तो क्या होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट का अगर आप एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो क्या होना चाहिए, गेस करिए। अब यूनिवर्सल सेट भी तो एक सेट ही है ना भाई, अब उसका आप एक ऐसे सेट के साथ कर रहे हैं जिसमें कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी आपका फाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए पांचवा, ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए आएगा ना यार, ए का इसी के साथ फिर से इंटरसेक्शन कर दीजिए, कॉमन एलिमेंट्स तो ए ही हुआ, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 यानी कि ए, इसीलिए इसको कहते हैं इडेम्पोटेंस, पोटेंस या पोटेंट लॉ, दोनों कहा जाता है, इडेम्पोटेंस या इडेम्पोटेंट। 6, अच्छा अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट ए का इंटरसेक्शन करिए तो क्या होगा, क्या आना चाहिए, गेस करिए क्या आना चाहिए। ए नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स तो बस यही रह जाएगा, बिकॉज यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब कुछ है, बट इंटरसेक्शन इस पर्टिकुलर सेट के साथ ए के साथ आप कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स वही सब होगा जो ए में होगा, इसीलिए ए। ठीक है, और हाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी सपोर्ट करता है ये,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको अगर देखना है आपको तो अभी मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। चलिए, इरेज कर दो इसको आपको दिखाना है मुझे अभी प्रूफ करके। बाकी सब तो आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं। अभी ये सब तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये सब है। इसको लॉ ऑफ एम्प्टी सेट कह सकते हैं या कुछ भी, जो भी कहना हो आपको। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से, जो कि आपको याद रखना चाहिए, आगे आपको प्रॉब्लम बनाने में सहूलियत होगी। चलिए इसको प्रूफ कर दूं मैं ना। चलिए भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या मतलब है, लाइट भी आ गई है। LHS से मैं ले रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। x such that x belongs to A and x belongs to B union C। ऐसा कर सकते हैं हम? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, x such that x belongs to A and इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x belongs to B और x belongs to C यूनियन है, और यही है ना। तो x such that एंड बाहर है और अंदर है, तो क्या करें? x belongs to A and x belongs to B, एक तरह से मल्टीप्लीकेशन की तरह इसको ट्रीट करिए। तो x belongs to A and x belongs to B, x belongs to A इंटरसेक्शन B। ठीक है, x belongs to A इंटरसेक्शन B और है, और यहां रख लीजिए, और फिर एंड के साथ इसको करिए तो x और के जगह हम, चलिए और अभी लगाए रखिए, और ये क्या हो जाएगा? x belongs to A इंटरसेक्शन C, x belongs to A and x belongs to C, और हमने यहां पे ले लिया x such that x belongs to A इंटरसेक्शन B, और का मतलब है x belongs to A इंटरसेक्शन C। इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। प्रूफ हो गया? इस तरह से प्रूफ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आपके लिए खत्म। अब चलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स करते हैं। इस मेथड से आप किसी भी थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, जो बाहर में एंड लगा हुआ है ना, वो यहां पे रहेगा, और जो अंदर में है यहां पे जैसे कि जॉइंट है और, तो और क्या रहेगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाला रहेगा, और अंदर में है इसीलिए और मतलब यूनियन। तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। चलिए
डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसको हम लोग रिलेटिव डिफरेंस ऑफ सेट्स भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि दो सेट्स है, सपोज टू सेट्स A and B. Suppose two non-empty sets A and B. The difference of the sets A and B, the difference of the sets A and B, or also called the relative, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और द relative difference, the relative difference of B in A, ठीक है, the relative difference of B in A the relative difference of B in A is defined as A माइनस बी। याद रखिएगा, A माइनस बी और B माइनस A बिल्कुल अलग अलग चीज है। ये उसी तरह है कि 6 माइनस 9 और 9 माइनस 6 अलग अलग चीजें हैं यहां पे, ठीक है। A माइनस बी, जब भी आपको कहा जाए कि रिलेटिव डिफरेंस ऑफ B इन A, मतलब जो डिफरेंस ऑफ सेट्स A और B की बात हो रही है वो इसी ऑर्डर में ही हो रही है, यानी कि A में से B घटा रहे हैं, ना कि B में से A घटा रहा है। अगर B में से A घटाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा रिलेटिव डिफरेंस ऑफ A इन B, ठीक है। सो इज इक्वल टू x such that x belongs to A and x does not belongs to B। इसका मतलब है, इस तरह से तो डिफाइंड होता है मैथमेटिकली। अब आप चाहें तो डिफाइंड एज के बाद आप ये ऐड कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज a set, defined as a set that includes all the elements of A which are not the elements of B। क्या मतलब हुआ इसका, अभी देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 3 5 7 और एक सेट है B इज इक्वल टू 3 5 9। तो आपका डिफरेंस ऑफ A एंड B इन दिस ऑर्डर मतलब A पहले B बाद में, यानी कि A में से B घटा रहे हैं, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव डिफरेंस ऑफ B इन A क्या हो जाएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ B। कौन कौन से ऐसे एक एलिमेंट्स है जो कि B के नहीं है? 1 है, 3 तो भाई दोनों में है, 5 भी दोनों में है, और 7 है। यही दोनों होगा ना, सिर्फ 1 और 7, क्योंकि 3 और 5 तो दोनों में है, तो ये हो गया A माइनस बी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज B माइनस A, ये क्या होगा, यानी कि रिलेटिव डिफरेंस ऑफ
A in B, या कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ द सेट्स B एंड A क्या होगा? वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि B में है A में नहीं है। 3 5 A में तो है भाई, एक 9 है जो कि नहीं है। तो बस, तो इससे आपको एक चीज और पता चलता है कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। यानी कि यहां पे भाई कम्यूटेटिविटी वाला यानी कि कम्यूटेटिव लॉ वाला खेलकूद नहीं है, यहां पे ये सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, सो याद रखिएगा हमेशा कि रिलेटिव डिफरेंस ऑफ B in A is not equal to the relative difference of A in B, that is A minus B is not equal to B minus A. ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल जनरल डेफिनेशन है। कोई दिक्कत आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स में? यही डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास एक्चुअली ख़त्म हो गया होता 3-4 दिन पहले ही, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी थोड़ी, इसीलिए मैं ख़त्म नहीं कर पाया। एक दिन एक्चुअली ये क्लास लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था, लेकिन 15 मिनट के बाद मुझे चक्कर आने लगा, मैंने फिर बंद कर दिया। ये तो क्लास ख़त्म करवा देता मैं। चलिए, और क्या क्या है टॉपिक आपका देख लूं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि द सेट्स A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A are mutually disjoint sets। मतलब क्या है कि इनमें से किसी भी दो सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन करिएगा तो हमेशा आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, यानी कि दैट इज A माइनस बी इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B आपको एक एम्प्टी सेट मिलेगा। आप करके देख लीजिए, A को कुछ मान लीजिए, B को कुछ मान लीजिए, आप करके देखिए। दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। ठीक है, उसी तरह A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A, ये भी आपको एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, A माइनस बी मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि A में है, सिर्फ B में नहीं है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि B में है A में है ही नहीं। तो इंटरसेक्शन ये दोनों का करवाएंगे तो कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं दोनों में, बात खत्म हुई। तो याद रखिएगा। चलिए, उसी तरह इसका और इसका लेंगे इंटरसेक्शन तो भी आपको एम्प्टी ही मिलेगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपको हम करते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। complement of a set। Suppose E be a universal set, यानी कि बाकी सारे के सारे सेट्स अभी के लिए हमें ये अज्यूम कर लेना है कि इस E के सबसेट्स हैं। ठीक है, and A is any set, A is any set which is the
सबसेट ऑफ E। ठीक है, A is any set which is the subset of E, that is A is the subset of E। चलिए ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट E, और ये हो गया हमारा सेट A। ठीक है ना? देन द कॉम्प्लीमेंट और एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कहा जाए तो आपका मतलब होता है एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ही, और एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A is represented by A डैश, A के ऊपर एक डैश दे के इसके किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड इज डिफाइंड एज A डैश इज इक्वल टू E माइनस A। अब आपको पता चला कि एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा जाता है, अभी आपको पता चलेगा। E माइनस A का क्या मतलब हुआ? E माइनस A का क्या मतलब हुआ ये बताइए। अभी मैंने आपको बताऊंगा क्यों मैंने इसको इरेज किया है। E माइनस A का क्या मतलब हुआ? डिफरेंस ऑफ E and A, that is the relative difference of A in E, और यही इसका कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन होता है। अब E माइनस A आपको पता है कि x such that x belongs to E and x does not belongs to A, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी सेट A का, वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के पार्ट हों, बट वो सेट A के पार्ट नहीं हो। तो अब यहां पे मैंने A लिखा था, अब इसको क्या करिए आप A डैश मान लीजिए, ये A डैश है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या ये A डैश होगा? नहीं होगा, ये अभी भी A है। तो A डैश क्या होगा भाई? देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या होगा? ये क्या होगा आपका? ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या होगा बताइए? A डैश, यही होगा। यूनिवर्सल सेट तो सारा हो गया इंक्लूडिंग दिस, लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है यही आपका है क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो जाता है? E माइनस A। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का क्या हो जाता है? बस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को खत्म कर देते हैं। अब एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये भाई यूनिवर्सल सेट के साथ अटैच्ड है, लेकिन जो आप है तो ये भी डिफरेंस ऑफ सेट्स ही एक तरह से, बस यहां पे यूनिवर्सल सेट में से हम जो सेट से कंसर्न है उसको घटाया जा रहा है, उसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम। लेकिन जो रिलेटिव माफ करिएगा मैं कंपोनेंट कह रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट, बात यहां पे कॉम्प्लीमेंट है। तो जहां जहां मैंने कंपोनेंट कहा है उसको प्लीज कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट है, कंपोनेंट नहीं है। तो इसका नाम एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट क्यों पड़ा है? वो इसलिए कि जो रिलेटिव डिफरेंस किन्हीं भी दो सेट्स का होता था
जो हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स में पढ़ा था, वहां पे किसी भी दो सेट के बीच का डिफरेंस हम देखते थे, a माइनस बी या b माइनस ए। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट नाम होने का ये कारण है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को घटा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एब्सोल्यूट सेट रखा गया है, एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट रखा गया है। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये कॉम्पोनेंट और कॉम्प्लीमेंट ये थोड़ा सा मिस्टेक करता है, क्योंकि दोनों वर्ड मिलता जुलता है तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्पोनेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट ए। उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से घटा दे रहे हैं, यानी कि रिलेटिव डिफरेंस, ये क्या है बेसिकली, रिलेटिव डिफरेंस ऑफ द सेट ए इन द यूनिवर्सल सेट, दैट्स इट। वही तो है ना बेसिकली ये। ठीक है, तो जो किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, रिलेटिव डिफरेंस ऑफ दैट सेट इन द यूनिवर्सल सेट। और जब यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है तो यूनिवर्सल सेट हमेशा रिलेटिव होता है कुछ पर्टिकुलर सेट्स के, यानी कि कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जो कि उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया है, जो कि शॉर्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा था क्लास शुरू होने से पहले, तो देखिएगा जाके उस लेक्चर को। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेसिकली, क्या होता है, लिख लीजिए इसको, डिफाइन भी कर लीजिए वर्बली भी। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज a set A dash which includes all the elements of A, all the elements of E, E यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, इसके रिलेटिव में all the elements of E which are not the elements of A। यहां से आपको साफ साफ पता चल भी रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको भी कर लेते हैं। अच्छा हाँ, कॉम्प्लीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो होते हैं डिमोर्गन लॉ, उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं आप, दिक्कत नहीं होगी। मैंने इतना डिटेल में इसको बताया है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी हो, जो कि हो सकता है, आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अच्छा ये देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। सबसे पहले अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा ऐसा भाई, देखते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम से इसको चेक करते हैं। ये ई है और ये शेडेड पोर्शन आपका
क्या है, ए डैश है, ए डैश है। अब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब ई में से आप क्या घटा रहे हैं, ए डैश। ई में से आप क्या घटा रहे हैं, ए डैश। तो ई में से ए डैश घटाने का मतलब है कि ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपने शेडेड पोर्शन घटा दिया। तो जब शेडेड पोर्शन आपने घटा दिया तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ए, इसीलिए ए। अब डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन लॉज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आता है आपका ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी ए इंटरसेक्शन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, डिमोर्गन लॉज कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में। ठीक है भाई, आप वेन डायग्राम से इसको बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए ए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। ए, इसका क्या मतलब, ई माइनस ए यूनियन बी, यही मतलब हुआ ना भाई। इसका क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया बताइए जरा। इसको लिख सकते हैं ई माइनस ए, ई माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, कोई दिक्कत। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेट हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ई, x बिलोंग्स टू ई एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसके साथ आपने लिया इस तरह से सेट्स में ब्रैकेट होता है, और इसके साथ आपने लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू E एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, वेन डायग्राम से आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, चेक करिएगा। चलिए भाई, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू E, इसको ऐसे थोड़ा सा यहां भी कर दीजिए, x सच दैट, तो x बिलोंग्स टू E, x बिलोंग्स टू E। अब दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे, E का E के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, E आएगा। इसीलिए इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू E, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, वो क्या होगा भाई, A और B का यूनियन जब करेंगे तो ये होगा, मतलब A यूनियन B को हम घटा रहे हैं, यहां भी नहीं यहां भी नहीं, और इंटरसेक्शन बीच में है ही, तो एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन B, मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स गायब जो कि A में है या B में है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस A यूनियन B, यही चीज होगा, सेम बात हुआ। E माइनस A यूनियन B, ये भी आया ये भी आया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह प्रूव कर सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत डिमोर्गन्स लॉ में आपको नहीं होनी चाहिए। आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि इन दोनों को आप वेन डायग्राम्स में चेक करिए, जरा सोचने की शक्ति बढ़ाइए थोड़ी। तीसरा और भी है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ए एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा हेल्मोस का किताब खोलना होगा, देखना होगा कि कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं है, थोड़ा देख लूं मैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट से है, कॉम्प्लीमेंट से इतना ही है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। महंगा किताब है ना, इसीलिए मैंने इस तरह के हाथ से छूने से भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओरिजिनल बुक्स होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। कुछ बुक्स के कलेक्शंस हैं मेरे पास ओरिजिनल, तो उनको मैं इस इंक वाले हाथ से नहीं छूना चाहता हूँ, नहीं तो पूरा पेज ब्लैक हो जाता है। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट से यही दोनों, एक ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जो है उनको भी आप लिख सकते हैं ऐसे। तीसरा है ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का यूनियन करेंगे तो कितना आएगा, मुझे ये बताइए। सोचिए, वेन डायग्राम्स बनाइए। और जब कॉम्प्लीमेंट हम डिफाइन करते हैं ना एब्सोल्यूट कंपोनेंट, तो यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। चलिए, ए यहां पे, ये तो यूनिवर्सल सेट है, और जो ये सब शेडेड पोर्शन होंगे ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये ए है, तो ए का इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करिएगा, तो मतलब क्या, जब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया था तो ए आपने हटा दिया था, ई में से ए को घटा दिया था, लेकिन अब यूनियन आप ले रहे हैं, तो यूनियन किसी भी दो सेट्स का जब यूनियन करते हैं तो मतलब क्या, एक ऐसा सेट मिलता है जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट रहते हैं जो कि या तो एक सेट में हो या तो फिर दूसरे वाले सेट में हो, मतलब दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहां पे जब दोनों का हम यूनियन ले रहे हैं, यानी कि हमने पूरा यूनिवर्सल सेट ले लिया ई। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर हम इस तरह से करें तो सोचिए, देखिए यहां से ए का कॉम्प्लीमेंट और ए। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स। क्या ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है भाई, क्योंकि ई में से ए को घटा रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तभी तो ए डैश मिल रहा है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है ए का। तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, इसलिए फाइन। ठीक है, याद रखिए ये। अच्छा, ये अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करें तो, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करें तो ये क्या होगा, सोचिए जरा। एम्प्टी सेट, बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया ई। अब एम्प्टी सेट, ये तो पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एज वेल, है ना। और एम्प्टी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब कि आपने ई में से एम्प्टी सेट को घटाया, दैट इज ई में से आपने कुछ नहीं घटाया, तो आपको मिलेगा क्या, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज व्हाट यू गेट।
याद रखिएगा, एम्प्टी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट E मिलेगा। छठा, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो, यूनिवर्सल सेट E का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो, अगर हम यूनिवर्सल सेट E का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? E में से E को ही आपने घटा दिया, पूरे यूनिवर्सल सेट E में से E को ही घटा दिया, तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं, एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा आपको, एक नल सेट, वॉइड सेट जिसको कहते हैं, दैट्स इट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आपका खत्म हो गया। अब क्या क्या सेट आपका बचा हुआ है? सिमेट्रिक डिफरेंस और Boolean sum of A and of the sets A and B। ठीक है, क्या होता है ये Boolean sum या symmetric difference of any two sets A and B? क्या होता है? This is defined as A minus B union B minus A। बस आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, और the Boolean sum or symmetric difference of any two sets of the sets या of any two sets A and B is represented by A plus, यहां लिखता हूं A plus B। इसलिए A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस बी यूनियन B माइनस A। दैट्स इट। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस और Boolean sum of the two sets or any two sets A and B। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, देख लीजिए उसको भी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। याद रखिएगा ये Boolean sum ऑफ A एंड B है, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स A एंड B। ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ सपोर्ट करता है यहां पे। ठीक है,
तीसरा, ए का अगर किसी एम्प्टी सेट फाई के साथ बुलियन सम करे तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, डेफिनेशन को अप्लाई करिए, आप प्रूफ कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। इसको मैं दिखा रहा हूं आपको सिर्फ। a प्लस फाइव क्या होगा, क्या होता है? a प्लस बी का डेफिनेशन क्या होता है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यहां पे उसी तरह से क्या हो जाएगा, a माइनस एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट माइनस a। अब भाई a में से आप किसी कुछ नहीं घटा रहे हैं तो आपको मिलेगा a यहां से, ये तो आपको पता है। और एम्प्टी सेट में से अगर आप किसी सेट को घटा रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्टी सेट एंड एनी सेट a इज व्हाट, इज व्हाट? एक एम्प्टी सेट ही तो होगा ना, क्योंकि वो सारे के सारे, यहां पे इसके बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स देखिए फाई माइनस ए, यानी कि द रिलेटिव डिफरेंस ऑफ ए इन फाई। फाई यहां पे एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में से आप किसी सेट ए को घटा रहे हैं, यानी कि एक ऐसा सेट आपको मिलने वाला है जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ एम्प्टी सेट में होंगे, ए में नहीं होंगे। तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, दैट मीन्स आपको मिलेगा एम्प्टी सेट ही। और ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए, तो ए। इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, प्रूफ नहीं कर रहा हूं। अब ये है, इसको आप आसानी से डेफिनेशन को अप्लाई करके देख सकते हैं, यू कैन इजिली सी दिस। चलिए और क्या है भाई, और कुछ है? हाँ ये भी, ये देख लीजिए, a प्लस ए क्या हो जाएगा, थोड़ा डेफिनेशन से सोचिए। a प्लस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। अब a में से a को ही घटा दे रहे हैं आप, a में से a को ही घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी, फिर एम्प्टी, एम्प्टी का एम्प्टी के साथ यूनियन करिए तो आपको मिलेगा एम्प्टी सेट। चलिए ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और एनी टू सेट्स ए एंड बी, या बुलियन सम ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी। याद रखिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस और बुलियन सम एक ही चीज को कहते हैं। चलिए सेट थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी अराइव्ड एट द पॉइंट where we are going to study the last topic in set theory, that is the power set. पावर सेट, पावर सेट क्या होता है भाई? सपोज E is the universal set. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली माइक मेरा बंद हो गया था। पावर सेट मैंने आपको काफ़ी करा दिया था, इनफैक्ट मैंने लगभग पूरा क्लास ही करवा दिया था। तो लास्ट में मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने मेरा ध्यान गया कि माइक में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, तो मैं समझ गया कि माइक डिस्चार्ज हो चुका है मेरा, तो इसीलिए ये इंटरप्शन मुझे लेना पड़ा। अभी मैंने 10 मिनट तक माइक चार्ज किया और फिर आपके पास यहाँ पे आया हूँ, सब कुछ इरेज कर दिया है मैंने। तो पावर सेट मैंने देखा, मैंने चेक किया है, लगभग 1-2 लाइन के बाद आवाज़ ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई थी। चलिए ठीक है, पूरा ही करवा देता हूँ मैं। तो पावर सेट क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सपोज E is any set and
and all the E is any set and all the sets are its subset. मान लीजिए कि E एक ऐसा सेट है, बाकी सारे के सारे सेट्स जिसके सबसेट्स हैं। थोड़ा सा समझिए, ये मैंने जानबूझ के अभी अज्यूम किया है। अब ये मानिए कि E यहां पे ये एक बॉक्स है और E एक ऐसा सेट है, E इज इक्वल टू A B C, मतलब A B C जो ये सेट है डेफिनेटली E का सबसेट है ना, E का सबसेट है ये सेट। अब ये क्या है, ये एज अ होल एक सेट है और जो कि E ही है क्योंकि E को हमने ये मान लिया है। ठीक है, एक काम करिए, यहां पे आप क्या करिए ना कि E को आप ये चीज हटा दीजिए। सपोज E इज एनी सेट, ठीक है, मान लेते हैं E कोई सेट है। तो चलिए इसको भी इरेज करिए। सपोज E इज एनी सेट, ठीक है। मुझे अभी ध्यान में आया इस चीज को आपको इस तरह से समझाना चाहिए, जो इससे पहले मैंने किया था वो थोड़ा दूसरे तरह से समझाया था। सपोज E इज एनी सेट, कोई भी सेट है E मान लेते हैं, सच दैट E इज इक्वल टू A B, ठीक है, ठीक है। इसलिए A B इज द सबसेट ऑफ E। भाई एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो A और B, ये तो E की ही बात कर रहा हूं तो ये डेफिनेटली E का सबसेट होगा। चलिए कोई नहीं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, जिस किसी सेट का पावर सेट निकालते हैं, जैसे कि यहां पे हमें E का पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट को समझने के लिए एक एक्सियम होता है, उसको पहले देखिए ध्यान से। एक्सियम ऑफ पावर्स, ये क्या होता है सेट थ्योरी में? फॉर एवरी सेट, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एवरी सेट, अच्छा हुआ माइक डिस्चार्ज हो गया, ये चीज मेरे दिमाग में नहीं था उस समय। फॉर एवरी सेट देयर एग्जिस्ट्स a set which contain among के जगह यहां लिखिए as its elements the collection of all the subset of a given set। अब इसका मतलब आपको एकदम समझ में आ जाएगा, प्रत्यक्ष कह रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि फॉर एवरी सेट, ये गिवन सेट है। फॉर एवरी सेट जो है, जो भी किसी सेट की बात हो रही है, ये गिवन सेट इसी सेट की बात हो रही है। लास्ट में जो गिवन सेट है इसी सेट की बात हो रही है। फॉर एवरी सेट, किसी भी सेट के लिए एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे इस गिवन सेट के
सबसेट्स होते हैं। मतलब एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट के लिए जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस गिवन सेट्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे सबसेट्स जो हैं इस सेट के एलिमेंट के फॉर्म में, मतलब इस सेट के मेंबर के फॉर्म में इस सेट के कलेक्शन होते हैं। मतलब इस वाले सेट के जो मेंबर्स यानी कि एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। मतलब गिवन सेट का जितना भी सबसेट्स होता है ना, वो सारा का सारा सबसेट का जो कलेक्शन होता है वही सारा का सारा इस वाले सेट के एलिमेंट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है इसके अंदर। अब इसका क्या मतलब है, अब ये चीज इस डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा। E एक ऐसा सेट है जो कि A और B है, E इज इक्वल टू AB, ठीक है। A और B डेफिनेटली E के एलिमेंट्स है। और आपको पता है कि कोई भी सेट अपना सबसेट होता है तो AB यानी कि E इज द सबसेट ऑफ E। तो पावर सेट ऑफ E जो होता है, जो पावर सेट होता है उसको डिफाइन करते हैं बीटा ऑफ E से, क्योंकि हमें E का पावर सेट निकालना है। तो E का पावर सेट बीटा ऑफ E, कहीं कहीं P ऑफ E रहता है, मैं बीटा से रिप्रेजेंट करता हूं इसको। तो बीटा ऑफ E इज इक्वल टू X such that X is the subset of E। आपने समझा? अभी समझिएगा। बीटा के अंदर जो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो सारा का सारा क्या होगा, वो सारे के सारे सेट्स के कलेक्शंस होंगे एलिमेंट के रूप में इस सेट के अंदर, जो सेट्स E के सबसेट्स हों। X such that X belongs to E। अब E के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं यहां से देखिए। क्या A E का सबसेट होगा? होगा, ठीक है। तो चूंकि A E का सबसेट है, सबसे पहले तो एक हमारा फाई यहां पे दे दीजिए, क्योंकि फाई यानी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। A E का सबसेट है, बिल्कुल है, आपको पता है। B भी है और A B। तो आपने देखा पावर सेट ऑफ E इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ E। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसी भी सेट के पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई, वो कितने होते हैं। अभी उसके बारे में उसका फॉर्मूला होता है, वो मैं बताऊंगा, पहले इसको डिफाइन कर दूं मैं अच्छे से। तो एक्सियम ऑफ पावर्स आपने लिख लिया। चलिए, एक्सियम ऑफ पावर आपने क्या लिखा कि फॉर एवरी सेट देयर एग्जिस्ट्स अ सेट व्हिच कंटेन एज इट्स एलिमेंट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ये गिवन सेट E था, इसके जितने सारे सबसेट्स हैं सारे के सारे इसके पावर सेट में एलिमेंट के रूप में आ गए अंदर। यही होता है किसी भी सेट का पावर सेट। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट कितने हो सकते हैं। इसके बारे में फॉर्मूला होता है जो कि हम अभी देखेंगे। पहले पावर सेट को हम डिफाइन कर लें। ये एक्सियम जरूर लिखिए, डेफिनेशन भी इसी तरह का होगा। द पावर सेट, डिफाइन कर रहा हूं, लिख लीजिए पावर सेट। द पावर सेट ऑफ एनी सेट E is generally
generally represented by beta of E and is defined as a set which contain as its elements all the subsets of the given set E. गिवन सेट E. ठीक है, ये हो गया आपका पावर सेट। चलिए अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के हम समझें। यही सारा कुछ इसके नीचे लिखेंगे। ये आप पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद इससे पहले पावर ऑफ एक्सियोम लिख लीजिएगा जरूर, उसके बाद डेफिनेशन लिखिए, और अब ये सारा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं इसके अंदर लिख लीजिए। डेफिनेशन के नीचे इफ E is any set then beta of E यानी कि पावर सेट ऑफ E is equal to X such that X is the subset of E। ठीक है, for example if E is equal to a set A B then बीटा ऑफ E, जिसको हम बीटा ऑफ A B कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी A B और A B, क्योंकि एम्प्टी ये जो फाई है E का सबसेट है, A जो है वो भी E का सबसेट है। साफ साफ दिख रहा है भाई कि A जब जो ये जो सेट A होगा ये डेफिनेटली E का सबसेट होगा, सेट B जो होगा वो भी E का सबसेट होगा कि नहीं होगा, सेट AB भी E का सबसेट होगा। इसलिए सारे के सारे में ये सारे के सारे जो है सबसेट्स E के एलिमेंट के फॉर्म में इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब E में 2 एलिमेंट हैं, E के अंदर 2 एलिमेंट है तो पावर सेट के अंदर 4 हो गए। अगर E के अंदर 3 एलिमेंट्स रहेंगे तो पावर सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 to the power 3। सो लिख लीजिए नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट बीटा ऑफ E is equal to 2 to the power n, where n is the number of elements of E। गिवन सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं 2 to the power 2, 2 था तो 2 to the power 2। पावर सेट ऑफ E कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 4। देख लीजिए 2 to the power 2 4। अगर एलिमेंट 3 रहता E के अंदर तो पावर सेट ऑफ E कितने कलेक्शन होते, 2 to the power 3 यानी कि 6, माफ करिएगा 8। 4 होता तो 2 to the power 4 16, ऐसे करके। ठीक है, सो दिस इज पावर सेट फॉर यू। किसी भी सेट के लिए एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जो अपने अंदर जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स के फॉर्म में उस गिवन सेट के सारे सबसेट्स को कलेक्ट करता है।
दैट्स इट। और नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और इसी कारण से इसका नाम पावर सेट दिया भी गया है। सो दैट्स इट। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आपका सेट थ्योरम खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिएगा, और बीच में इंटरप्ट होने के लिए, माइक डिस्चार्ज होने के लिए मुझे क्षमा करिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ हम कर नहीं सकते हैं क्लास लेने के चक्कर में। अगर कभी ऐसा होता है कि रिसीवर चार्ज कर लेता हूँ और जो ये वाला यहाँ पे जो लगाने वाला होता है वो नहीं चार्ज कर पाता हूँ, कभी वाइस वर्सा इस तरह से हो जाता है, तो इसीलिए ये इंटरप्शंस कभी कभी हो जाती हैं। क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे माइक नहीं है कि एक को चेंज करके दूसरा लगा के करने लगूं, क्योंकि बहुत 2-3 माइक के पेयर ऑफ माइक्स लेने के लिए पैसा चाहिए उतना, और जो कि अभी है नहीं मेरे पास। तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा मैनेज किया करिए। क्लास इंटरप्ट हो जाता है तो वैसे तो नहीं होने देता हूँ, बट हाँ कभी कभी हो जाता है। कभी कैमरा का जो स्विच है वो ऑन करना भूल जाता हूँ मैं, मतलब बैटरी से चलता है, और जो एसी वाला स्विच है वो ऑन नहीं करता हूँ, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैमरा भी ऑफ हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। धीरे धीरे सारे सिस्टम्स जो हैं सही होंगे। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे सब कुछ धीरे धीरे सही होता जाएगा। तो ये आपका सेट थ्योरी ख़त्म हो गया। अगर सेट थ्योरी में कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मेरे से आप दोबारा पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास से रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू करेंगे। अब रिलेशंस एंड फंक्शंस में मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा, फंक्शंस का थोड़ा बहुत डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि मेन फंक्शंस हम पढ़ेंगे कैलकुलस को शुरू करने के समय। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शंस के डेफिनेशंस बता दूंगा, जो बेसिक्स हैं फंक्शंस के वो अब मैं करा दूंगा, और बाकी जो भी मतलब इंट्रिकेसीज है ना फंक्शंस के डिटेल्स, वो हम लोग कैलकुलस को शुरू करते समय करेंगे। बट रिलेशंस डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि जेईई एडवांस में भी प्रॉब्लम था, आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल नहीं परसों अब हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू कर देंगे। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस को ख़त्म करने के बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने में, थोड़ा सा बढ़ाने में मेरी सहायता करिए। थैंक यू।